नमस्कार, डीडी कॉन्क्लेव में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। देश के समक्ष जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन्हें ही लेकर दूरदर्शन आपके सामने हाजिर हुआ है इस कॉन्क्लेव में, जिसमें आज का हमारा विषय है सामाजिक सशक्तिकरण। क्योंकि जब तक हाशिए पर खड़ा व्यक्ति सशक्त नहीं होगा, जब तक देश का हर वर्ग सशक्त नहीं होगा, तब तक देश संपन्न नहीं होगा। इसी सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में हम अपने प्रतिष्ठित पैनल के साथ चर्चा करेंगे इसी विषय से जुड़े विभिन्न आयामों की, और जानेंगे कि आगे की राह कितनी मजबूत है, कितनी सुदृढ़ है जब हम नए भारत की बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको प्रतिष्ठित पैनल से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं केंद्रीय सामाजिक और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो 7 बार के सांसद रह चुके हैं, जो अलग अलग मंत्रालयों में जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं और 7 बार के संसदीय कार्यकाल में उन्होंने अलग अलग संसदीय समितियों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी देश के समक्ष जो महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं उनसे इनका सरोकार शुरू से ही रहा है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आपका। नमस्कार। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रोफेसर सुषमा यादव, जिन्हें लंबा अनुभव है, कई दशकों का अनुभव है अलग अलग विषयों पर। आप जहां एक और वाइस चांसलर हैं बीएसएम महिला विश्वविद्यालय की, साथ ही साथ आप कई इंस्टीट्यूट से भी जुड़ी हुई हैं। आप इन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी, दिल्ली कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भी प्रोफेसर रह चुकी हैं। डॉक्टर यादव बहुत सारी किताबें लिख चुकी हैं, जिसमें वो राजनीतिक मुद्दों के अलावा सामाजिक न्याय की बात करती हैं, लैंगिक समानता और भेदभाव की भी बात करती हैं। तो आपके अनुभव से भी आज हम फायदा उठाना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर सुषमा यादव। हमारे साथ जुड़े हैं श्री संतोष कुमार रुंगटा। आप बचपन से ही देख नहीं सकते, लेकिन आपने कभी इसे अपने राह में बाधा नहीं बनने दिया। आपने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी, और यही कारण है कि आज आप सीनियर एडवोकेट हैं। और अपने एडवोकेट होने के नाते आप दिव्यांग जन के अधिकारों को भी अलग अलग मंचों पर सुनिश्चित कर रहे हैं। रुंगटा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश कुमार, और डॉक्टर राजेश कुमार की खास बात यह है कि आप सोसाइटी फॉर यूथ एंड मासेस के फाउंडर हैं। डॉक्टर राजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि आपका जो काम है वो ड्रग डी एडिक्शन का काम है, नशाखोरी के खिलाफ मुहिम, जो बेघर लोग हैं उनको सहायता करना, देश भर में आपका काम हो रहा है। सरकार के साथ भी आप काम कर रहे हैं, और जो बदलाव आ रहा है उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेश आपका। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल। डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल जो वैसे तो डेंटल सर्जन है, लेकिन किसी कारणवश जब आपकी आंखों की रोशनी चली गई तो आपने दूसरों के लिए उनकी राहें रोशन करने की जिम्मेदारी संभाल ली। और जब हम दिव्यांग जन की बात करते हैं तो असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में, साथ ही साथ उनको प्रशिक्षण देना, उन्हें निजी क्षेत्र के साथ रोजगार के साथ जोड़ना, एक ऐसी बड़ी मुहिम डॉक्टर जितेंद्र चला रहे हैं जिसमें हजारों दिव्यांगजन को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी भी दिला रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल। तो बहुत प्रतिष्ठित पैनल जिनसे तमाम मुद्दों पर हम करेंगे बात। शुरुआत मंत्री जी से करते हैं। मंत्री जी, हम जानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार जब सत्ता में आई उसके बाद से अलग अलग वर्गों को विकास धारा से जोड़ने की एक कोशिश की गई। उनके अकाउंट्स खोले गए, उन तक स्वास्थ्य पहुंचाया गया, कोई भूखा ना सोए, हर एक के घर पे सर पे छत हो, तमाम ऐसी बातों को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। सामाजिक सशक्तिकरण एक बहुत व्यापक और विस्तारित मुद्दा है। किस विजन के साथ केंद्र सरकार काम कर रही है, और कहां तक वो विजन हम जमीन पर साकार कर पा रहे हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनकर आए, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में एक समावेशी विकास की सोच को आगे बढ़ाते हुए कि सबका साथ भी लेना है, सबका विकास भी करना है, सबका विश्वास भी लेना है, और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं तो इसके लिए सबके प्रयासों को भी जोड़ना है। समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति का भी जहाँ एक और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास की दृष्टि से उसको स्वावलंबी बनाना है, वहीं उसकी प्रतिभाओं का देश के निर्माण में उसका योगदान भी जोड़ना है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, हम प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन की बात करें, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की बात करें,
तो एक बहुत बड़ा बदलाव पूरे देश में देखने को आ रहा है। पहले कभी लोग जिनके पास मकान नहीं हुआ करते थे, कभी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर या पेड़ के नीचे दुकानें बंद हो जाने पर दुकानों की देलान में अपनी रातें गुजारा करते थे। आज वो अपने स्वयं के छत के नीचे जो है ना परिवार शायद वहाँ पर रहने लगे। व्यक्ति को जब आवास की निश्चिंतता हो जाती है और उसको अनाज की व्यवस्था हो जाती है, तब फिर ज़्यादा स्वतंत्रता के साथ में मौलिक रूप से वो अपनी शक्ति का संचय करके उसको विकास की दिशा में ले जाने का काम करता है। उसकी क्षमताओं में वृद्धि होती है, चाहे वो मजदूर व्यक्ति हो, निर्माण क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या जॉब में व्यक्ति हो। हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभाएं होती हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद मैं गांव में, मेरा ज़्यादातर समय गांव में निकलता है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही मैं आता हूँ जी। और वहाँ पर हमने देखा कि लोगों के लिए ये योजना संजीवनी के समान साबित हुई है। अब वो इस बात के लिए निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारा परिवार जो है ना घर में सुरक्षित है, तो वो अपना जो उसको मजदूरी करने जाना है या अपना खुद का कौशल का काम करना है, विश्वकर्मा का काम करता है, मरम्मत का काम करता है, वो सारा काम पहले से ज़्यादा व्यवहारिकता के साथ में और भी ज़्यादा क्षमताओं के साथ में अपना काम करने लगा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से हमने देखा कि पहले गरीब व्यक्ति के घर में अगर किसी को किडनी, हार्ट, कैंसर की ऐसी बड़ी गंभीर बीमारी अगर हो जाती थी तो वो बेचारा लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं कर पाता था और आंसुओं में सिमट कर जो है ना अपने सामने कई बार वो अपने परिवार के परिजन को छोटी मोटी व्यवस्थाओं के अंतर्गत चलते हुए खो देता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना आने के बाद और जिस तरह से गरीबों के मन में एक विश्वास, नेतृत्व के प्रति विश्वास का भाव, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली के प्रति आम व्यक्ति में, गरीब व्यक्ति में एक विश्वास का भाव पैदा हुआ। कोई हमारे ऊपर है जो हमारी चिंता कर रहा है, जिसके रहते जो है ना अब हमारे परिवार का कोई सदस्य दबाव के अभाव में जो है ना दम नहीं तोड़ेगा। समाज के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में, चाहे वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, चाहे वो दिव्यांग हो, हर क्षेत्र के बारे में उसके अंदर के विकास को, उसके अंदर के कौशल को कैसे विकास के साथ में जोड़ना है। दिव्यांगजनों के लिए भी इस दिशा में जो काफ़ी काम हुए हैं और बड़े आश्चर्यजनक रूप से काम हुए हैं। मैं एक बार जा रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि एक दिव्यांग चला जा रहा था। वो पहले घर पर बैठा रहता था, लेकिन उसको दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा, जो एलिम्को के द्वारा सहायक उपकरणों का वितरण किया जाता है, उसको ट्राई मोटराइज गाड़ी मिली। 80% से ज़्यादा दिव्यांगता थी। मैंने देखा कि वो अपने उस ट्राई मोटराइज साइकिल पर उसने बेकरी का सामान उसमें रखा हुआ है, उसने बिस्किट रखे हुए, उसने ब्रेड रखे हुए हैं और वो ले जाकर गांव में बेचने के लिए जा रहा था। मैंने अपनी गाड़ी रोककर उससे जब मैंने बात की कि पहले आप क्या करते थे और आपको ये गाड़ी कैसे प्राप्त हुई, तब उसने बताया कि हमको ये जिला पुनर्वास केंद्र के द्वारा पहले हम लोग का कैंप लगाया गया था, जिसमें एलिम्को के विशेषज्ञ आए थे और डॉक्टरों की पैनल ने परीक्षण किया था। उस परीक्षण शिविर में उसको 80% दिव्यांगता के उपरांत ट्राई मोटराइज गाड़ी देने के लिए उसके लिए संशोधित किया गया था और उस संशोधित के उपरांत उसको वो मोटराइज गाड़ी मिली। अब वो व्यक्ति जो घर में एक तरह से उपेक्षित पड़ा रहता था, लेकिन आज उसके अंदर एक आत्मविश्वास का भाव आया। वो कई गाँव में जाकर और बिस्कुट, ब्रेड और ये सब बेकरी का सामान बेचने का काम करने लगा। 4 पैसा जब वो कमाने लगा तो न केवल परिवार में बल्कि समाज में भी उसका सम्मान बढ़ गया। आज वो आत्मनिर्भरता की तरफ उसके कदम बढ़ चले। वो परिवार में दूसरे लोगों के लिए सहारा भी देने लगा और उसको देखकर वैसे ही अन्य दिव्यांगों के मन में भी ये प्रेरणा जागृत हुई कि जब वो इस योजना का लाभ लेकर वो स्वयं आगे बढ़कर कुछ ना कुछ काम कर सकता है, तो उससे बाकी दिव्यांगजन भी और इस योजना का लाभ लेने के लिए आगे आए। योजनाएं बनती हैं, पहले भी बनती थी, लेकिन योजनाएं समाज के उस वर्ग के लिए कितना प्रभावी रूप से उनका क्रियान्वयन हो पा रहा है, कितना उसको लाभ मिल पा रहा है, ये जो एक बड़ा परिवर्तन देखने में आया है, ये परिवर्तन आने वाले समय में और देश के विकास की धारा में मुख्य धारा के साथ में जुड़ते हुए वो दिव्यांगजन भी आज आत्मनिर्भर भारत की तरफ उनके कदम बढ़ चले हैं। मंत्री जी, आपने अभी बात की कि तमाम लोगों
किस तरीके से विकास की राह में आगे बढ़ रहे हैं। ये आपने खासकर वो उन वर्गों की बात की है जिन पर अभी तक उनके बारे में बात तो होती थी लेकिन उस गहराई से काम नहीं होता था, सोच उतनी गहरे तरीके से नहीं आगे बढ़ पाती थी। लेकिन वही बात है कि जब प्रधानमंत्री जी किसी काम को उठाते हैं, बीड़ा उठाते हैं, तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं, उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। और यही बात चाहे हम बुजुर्गों की बात करें या दिव्यांगजन की बात करें, ये जो संवेदनशील वर्ग हैं हमारे समाज के, इनकी भी बहुत अपेक्षाएं बढ़ गई हैं मोदी साहब से। ऐसे में जो योजनाएं लाई गई हैं, जैसे दिव्यांगजन के लिए कानून बनाया गया, सख्त कानून बना, अच्छा कानून बना, 7 से 21 दिव्यांगताएं उसमें जोड़ी गई। अब लोगों की अपेक्षाएं ये भी हैं कि इसका क्रियान्वयन, इसका अनुपालन बहुत तेजी से होना चाहिए। क्या सरकार इसके अनुपालन को लेकर राज्यों के साथ, क्योंकि उनके लिए भी महत्वपूर्ण विषय है ये, क्या किस स्तर तक उनके साथ काम कर रही है कि ये जो अनुपालन का विषय है जिसे लेकर सवाल उठते हैं, इस पर गहराई से काम किया जा सके? केंद्र जब योजनाएं बनाती हैं, योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी तो राज्य सरकारें ही होती हैं। हम लगातार राज्य सरकारों के साथ में उनके साथ बातचीत होती रहती है। संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, उनके साथ में भी बातचीत होती रहती है। एक पीएमयू के माध्यम से युवाओं की, एक 40 युवाओं की जो अच्छे संस्थानों से निकल कर आए हैं, उन युवाओं की एक टीम बनाई है। उस टीम के द्वारा जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की योजनाएं चल रही हैं, वो युवाओं की टीम जाती है जमीनी स्तर पर जाकर, जहाँ एक और उन योजनाओं की समीक्षा करती है कि उसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब कोई मान लीजिए कि नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है, या दिव्यांगों के लिए कोई केंद्र चल रहा है, कोई सीनियर सिटीजन होम चल रहा है, तो वहाँ पर योजनाओं का सीधा लाभ वहाँ पर पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा। पहुँचने के बाद वो केंद्र कितनी सक्षमता के साथ में काम कर रहा है, समाज को, उस वर्गों को कैसा उनको लाभ दिला पा रहा है। तो उसके माध्यम से भी और राज्य सरकारों के साथ लगातार बातचीत कर भी हमारी कोशिश ये होती है कि उस योजना का लाभ बेहतर तरीके से, प्रभावी ढंग से मिले। मैं दिल्ली के एक स्कूल में गया था, अमर ज्योति विद्यालय है। वो अमर ज्योति विद्यालय में दिव्यांग छात्रों के लिए जिस तरह से, मतलब अंतर्मन की गहराइयों के साथ, न केवल उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, बल्कि उनके अंदर के कौशल को उभार कर उनको कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, इस दिशा में काम किया जा रहा है। जब मैं उस विद्यालय में पहुंचा, मैंने देखा एक तो पूरा विद्यालय भवन जो है ना, उसको जो सुगम्य भारत अभियान है, उस सुगम्य भारत अभियान योजना के अंतर्गत मैंने देखा कि उन्होंने पहले से वो पूरे विद्यालय में रैंप बनाए हुए हैं। जो उस विद्यालय में अध्ययन करने वाले दिव्यांग छात्र छात्रा हैं, वो आसानी से हर फ्लोर पर जा सकते हैं। दूसरा, मैंने जब एक स्थान पर देखा कि उनके कौशल प्रशिक्षण का जो कार्य दिया जा रहा है, तरह तरह का, कोई बच्चा, कोई बेटा या बेटी अगर कागज के पुट्ठे के वो कैरी बैग बनाने में अगर रुचि रखता है, तो वो उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोई मिट्टी के सामान, कोई लकड़ी के खिलौने बनाने के क्षेत्र में रुचि है। एक कमरे में मैंने जाके देखा, वो 7वीं 8वीं कक्षा की छात्रा होगी, उसके दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन जिस तरह से वो कुर्सी पर बैठकर जो मिट्टी का वो चाक चल रहा था और मिट्टी निकल के आ रही थी, उस मिट्टी से अपने दोनों पैरों का उपयोग करते हुए और बहुत ही कलात्मक ढंग से, और न केवल दिए बल्कि दिए के साथ साथ अन्य और कलाकृतियाँ बनाने का, उनको स्वरूप देने का जो काम किया जा रहा था, सच में श्रद्धा से मेरा सर नत हो गया। इस बालिका के अंदर ये हुनर है, ये अगर घर पर बैठी रहती तो उसके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना आती। लेकिन यहाँ केवल शिक्षा के साथ साथ और उसको कौशल विकास की दिशा में जो विद्यालय के द्वारा प्रशंसनीय सराहनीय कार्य किया जा रहा है, ऐसे कार्यों की रोशनी है जो है ना, वो रोशनी सारे देश में जाना चाहिए, ताकि अन्य इस क्षेत्र में जो काम करने वाले देश के जो अन्य विद्यालय हैं, वो भी उससे प्रेरणा ले सकें। वो बेटी ना केवल बना रही थी, वहाँ वो एक छोटा बालक खड़ा था, उस छोटे बालक का हाथ तो था लेकिन उंगलियां नहीं थी, और यहाँ से वो ऐसा गोल गोल हो जाता वैसा हाथ था, और वो नन्हा बालक उस बेटी के साथ में वो खिलौने बनाने में वो भी मदद कर रहा था। मैंने अपने जीवन में ये दृश्य पहली बार देखा, और जब इस दृश्य को देखने के बाद कि उस विद्यालय को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ग्रांट मिलती है। ग्रांट बहुत सारे विद्यालय लेते हैं, देश भर में कई मतलब विद्यालय,
इस तरह से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में ग्रांट लेते हैं, लेकिन उस ग्रांट का हृदय की गहराइयों से जो हमारे दिव्यांग छात्र छात्राएं हैं, न केवल उनको शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि शिक्षा के साथ ही साथ बचपन से उनके अंदर जो आत्मनिर्भरता का भाव, देश के विकास में तब किस तरह से योगदान देने का भाव जो देखा, वो इतना प्रेरणादायी लगा, इतना मर्मस्पर्शी लगा कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, बल्कि मैं जब मंत्रालय के कार्यों से देश के अन्य राज्यों में जाता हूँ तो वहाँ पर भी इस तरह की जब अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो उनका उल्लेख करना मैं नहीं भूलता हूँ। डॉक्टर राजेश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर राजेश जी के जो संस्थान है वो नशा मुक्ति के क्षेत्र में जो है ना प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। अब उनके सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैंने जब वहाँ पर देखा और वहाँ उस नशा मुक्ति केंद्र में रहने वाले बच्चों से जब मैं वहाँ पर मिला तो वहाँ पर भी एक हमको बड़ा अच्छा उदाहरण वहाँ पर देखने को मिला कि वहाँ पर एक बेटी हमको मिली। वो बेटी, उसके माँ बाप नहीं थे और माँ बाप नहीं होने के कारण बचपन से जो बचपन से जब किसी की छत्र छाया नहीं होती है तो फिर बच्चा जो है ना बस चल पड़ता है किसी भी दिशा में, अब उसको खुद ये नहीं पता रहता है कि वो कहाँ जा रहा है। वो बेटी नशे की उसमें आदतों में आ गई, नशे की आदतों में आ गई और बाद में जो है ना फिर किसी तरह से और उसकी शादी हुई। शादी के बाद भी जो है ना, पहले तो उसके आदतों में सुधार हो गया था, लेकिन शादी के बाद फिर मतलब उसी रास्ते पर चल पड़ी नशे की, तो उसका पारिवारिक जीवन भी वो जो है ना वो विग्रह हो गया। बाद में उसको पश्चाताप हुआ और पश्चाताप होकर फिर उसने न केवल नशे को हमेशा के लिए छोड़ दिया, बल्कि पश्चाताप इतना हुआ कि समाज में और इस तरह के जो बचपन से नशा की शिकार जो हो जाते हैं बेटे बेटियां, उनको सही मार्ग पर लाने की दिशा में वो बेटी आज एक रोल मॉडल के रूप में काम कर रही है। मुझे लगता है मंत्री जी कि आप जैसे जो हमारे साथ जुड़े हुए मेहमान, इनके कार्य ज़मीन पर एक बदलाव भी ला रहे हैं। आपने बीच में प्रशिक्षण की बात की। जाहिर है कि हमारे दिव्यांगजन में असीम क्षमता है, उस क्षमता को लाने के लिए अवसर देने का काम यही प्रशासन और सरकार करती है। इस मौके पर मैं डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल को चर्चा में लाना चाहूँगी, क्योंकि डॉक्टर अग्रवाल, आपकी संस्था सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट वो काम करती है जहां दिव्यांगजन को प्रशिक्षण भी करते हैं। मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि आप दो मोर्चों पे दरअसल काम करते हैं, शिक्षा प्रशिक्षण के साथ साथ कौशल विकास के साथ साथ निजी क्षेत्र के साथ भी आप लोग जद्दोजहद करते हैं कि वो इन्हें रोजगार दें। किस तरह आपके प्रयास इसको संभव कर पा रहे हैं? आई थिंक जो हम दिव्यांग लोगों की बात करें, जैसे आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि पहले मैं डेंटिस्ट था, तो मैं जब उस जर्नी से निकला कि दिव्यांगता कितना मुश्किल है, तो मैंने रियलाइज़ किया कि जब तक हम दिव्यांग लोगों को सशक्तिकरण उनका कब होगा, जब उनको लाइवलीहुड मिलेगा, उनको रोज़गार मिलेगा। और इसी तर्ज में हमने जब सार्थक का शुरुआत किया और जब प्रशिक्षण के काम में आए, जैसे शुरुआत में अगर 2008 की बात करें तो उस समय एक भी प्राइवेट सेक्टर में कंपनी तैयार नहीं थी उनको रोज़गार देने के लिए, बट थ्रू एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज हमने उनको कन्विंस किया कि जो दिव्यांग लोगों की हायरिंग चैरिटी नहीं है, दिव्यांग लोगों की हायरिंग उनकी काबिलियत के आधार पे होनी चाहिए। बट कॉरपोरेट की तरफ से ये संदेश आया कि हम स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स लेंगे, हम दिव्यांग लोग जो सशक्त होंगे, और फिर हमने उनकी सशक्तिकरण के लिए जो है सरकार ने भी एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया जिसमें उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और भारतीय जो कॉरपोरेट्स हैं उन्होंने भी CSR के थ्रू इन्वेस्ट किया और बहुत सारे इस तरह के संस्थाएं ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब ट्रेनिंग के बाद में, जैसे उनकी ट्रेनिंग BPO में हुई, रिटेल में, हॉस्पिटैलिटी में, ई-कॉमर्स में 3 महीने का प्रोग्राम जिसमें शुरुआत में उनकी नर्वसनेस दूर की गई, उनको सॉफ्ट स्किल सिखाया गया, फिर उनको बेसिक कम्युनिकेशन पे काम किया गया, फिर उनको जो है सेक्टोरल ट्रेनिंग मिली कि रिटेल में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का काम कैसे करना है, हॉस्पिटैलिटी में हाउसकीपिंग का काम कैसे करना है, IT में प्रोग्रामर कैसे बनना है, और फिर उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग मिली। वहाँ पे संस्था में जाके कॉरपोरेट ने उनको हैंड होल्ड किया, और फिर जब वो उस पे सॉफ्ट फ्लोर पे गए, जब वो कॉरपोरेट में काम करने लगे, तो कॉरपोरेट की तरफ से संदेश आया कि हमें और दिव्यांग लोग दे दीजिए, क्योंकि ये कोई डाइवर्टेड नहीं है, इनमें कोई जो है काम जो है नॉन दिव्यांग लोगों से ज़्यादा करते हैं, इनका आउटकम और बेटर है। और एक तरह से पूरे मार्केट में गूंज आ गए। और इसी सीरीज़ में जो है फिर कंपनियों ने, जैसे
छोटे छोटे सॉल्यूशन किए कि जो दृष्टि बाधित लोग हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर, जो स्क्रीन रीडर के माध्यम से उनको प्रोग्रामर का काम मिला, उनको टेस्टर का काम मिला। हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे उन्होंने साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर रख के, हॉस्पिटैलिटी में आप देखेंगे कि लेमन ट्री आईटीसी होटल्स में अब 20% दिव्यांग लोग काम करते हैं। रिटेल में आप अमेजोन, वॉलमार्ट, बिग बाजार, जितने भी रिटेल सेक्टर के लोग हैं, तो अभी जो है डिमांड इतना बढ़ गया है मार्केट में, हमें सप्लाई चेन के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। और उसी तरह से सरकार और जो डॉक्टर जितेंद्र, यहाँ पर मैं सबसे बोलूंगी कि एक जोरदार तालियां होनी चाहिए इस प्रयास के लिए, क्योंकि हमेशा ये माना जाता है कि उन्हें रोजगार ही नहीं मिलता, उन्हें कौशल युक्त कैसे करें, लेकिन देखिए जमीन पे काम भी हो रहा है और सफल भी हो रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल। या थैंक सो मैम, ये एक सुकून लगता है मेरे को भी और सरकार के साथ मिलके काम करने में भी कि जो बड़ी कंपनियां अमेजोन, वॉलमार्ट, अब जैसे अभी ये आजकल दिवाली का है तो उनका टारगेट है 5000 लोग, दिव्यांग लोग चाहिए। और जब हम उनसे बात करते हैं कि दिव्यांग लोगों की हायरिंग चैरिटी नहीं है, मतलब वी टॉक देम वेरी सीरियसली कि ये बिजनेस मॉडल की तरह से है, उनको उतनी सैलरी मिलेगी, उतनी ही सारी चीज़ें मिलेंगी जो दूसरे दिव्यांग लोगों को मिलेगी। तो और उसके बाद जब एक दिव्यांग, जैसे एक बच्ची है हमारी जो लखनऊ में है, आई थिंक उसकी शादी वो बचपन से ही जो है पैरों से, दोनों पैरों से थी, वो व्हील चेयर पे थी, उसकी शादी कर दी गई। उसके बाद में उसके 2 बच्चे हो गए, पति ने उसका त्याग दिया और उसका नाम जो है दीपा है। और उसके बाद वो फिर जैसे तैसे वो इस एक्शन प्लान में उसकी ट्रेनिंग हुई और अब वो बीपीओ में काम करती है। सुबह 4 बजे उठती है और वो 20,000 रुपये कमाती है। पिछले 5 सालों से उस कंपनी में इतनी सशक्त है कि वो अब मैनेजर के प्रोफाइल पे प्रमोट हो रही है। तो जो इस तरह की, जब हम सुगुन इस स्टोरी, जैसे मंत्री जी भी बता रहे थे, इस तरह की जो एम्पावर्ड स्टोरी जब आती है तो कॉरपोरेट का, हमारे दिव्यांग भाई बंधुओं का पूरे देश भर में इतना सर जो है ऊंचा हो जाता है कि हमें, और एक अपने आप को भी किक आता है कि ऐसे और दिव्यांग लोगों को कैसे हम एम्पावर करें ताकि वो भी जो है ना, जो वो भी दे मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनसाइड, इंक्लूजन हो उन दिव्यांग लोगों का, और सब दिव्यांग लोग जो है ना सर ऊंचा करके जी सके हमारे देश में। डॉक्टर अग्रवाल, आपने जैसे जो बात की है, जाहिर है कि मेरे को लगता है इसमें एक नजरिया ये बदल रहा है कि चैरिटी नहीं, आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त करेंगे तो ही वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। लेकिन इसमें असिस्टिव डिवाइसेस का क्या रोल है? क्योंकि हमने कई बार देखा है कि प्रधानमंत्री जी खासकर अलग अलग मंचों पर उनके लिए उपकरण वितरित करने का काम होता है, लेकिन तमाम योजनाएं भी चल रही हैं। ये असिस्टिव डिवाइसेस उन्हें छोटी उम्र में उनकी पहचान हो दिव्यांगता की, उनको सही डिवाइस भी मिल जाए, कितना कारगर रोल, भूमिका ये पहल अदा करती है? आई थिंक असिस्टिव डिवाइसेस, जैसे मंत्री जी ने भी बताया कि सरकार का जो एडिप प्लान है उसके अंदर आई थिंक 2014 से जब से सरकार बनी और प्रधानमंत्री जी आए, हर बड़ी पूरे देश में वितरण हो रहा है असिस्टिव डिवाइसेस। आप देखिए कि हम इसको जो कॉरपोरेट में या एक वर्ड यूज़ करते हैं वर्क प्लेस सोल्यूशन, की एक काम को एक नॉन दिव्यांगजन जैसे करता है, बट एक दिव्यांगजन उस असिस्टिव डिवाइसेस के माध्यम से अपने जीवन के एक्सेसिबिलिटी क्रिएट कर लेता है और उस माध्यम से अपना काम भी कर लेता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक हमारा दृष्टिबाधित व्यक्ति कंप्यूटर पे काम कैसे करता है, वो एक सॉफ्टवेयर यूज़ के काम करता है जिसको हम स्क्रीन रीडर बोलते हैं, बहुत अलग अलग तरह के। तो अगर वो असिस्टिव डिवाइसेस उस विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को मिल जाता है तो वो उसके लिए कोई चैलेंज नहीं, वो कहीं भी बैठ के, जैसे मैं भी अपने कंप्यूटर पे कुछ भी कर सकता हूँ, प्रोग्रामिंग भी कर सकता हूँ, सर्च भी कर सकता हूँ, कोई ऑर्डर भी प्लेस कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर हम लोग एक फिजिकली चैलेंज दिव्यांग की बात करें तो अगर उसको व्हील चेयर मिल जाए, आजकल इस तरह की व्हील चेयर सरकार वितरित कर रही है कि उसके माध्यम से वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, कुछ मतलब देयर इज नो चैलेंज। अगर उसको इस तरह की असिस्टिव डिवाइसेस जो सरकार के माध्यम से मिल रही है, उसका जीवन एम्पावर हो जाता है। यानी सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकती है और बन रही है ये असिस्टिव डिवाइसेस। और चूंकि आपने अभी IT के कंप्यूटर्स की बात की, तो यहाँ मैं रुंगटा जी को चर्चा में लाना चाहूंगी, क्योंकि रुंगटा जी, आपने ये जो सुगम्यता है जिसको हम अभी तक भौतिक क्षेत्र तक जोड़ते हैं, आपके प्रयासों से इसमें IT भी जुड़ा है, यानी कंप्यूटर्स, वेबसाइट्स, ये सब भी एक्सेसिबल होनी चाहिए, सुगम्य होनी चाहिए। कितनी तस्वीर बदली है सुगम्यता के लिहाज से अगर हम बात करें, भौतिक के अलावा IT क्षेत्र में भी? देखिए ममता जी, मैं आपके इस सवाल का उत्तर देने से पहले जो मंत्री जी से आपने एक सवाल किया था उस पर मंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा भी की। ये जो RBWD एक्ट है उस पर थोड़ी बात करना चाहूँगा। ये अधिकार के आधार पर दिव्यांगों के समावेशी विकास का उद्देश्य है इसका, और समाज के हर क्षेत्र में मेन स्ट्रीम करने का उद्देश्य है। और इस
प्रोग्राम के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं पूरे दिव्यांग समाज की ओर से कि ये RPWD एक्ट 2016 वर्तमान सरकार की देन है, जिसने चैरिटी मॉडल से हटकर दिव्यांगों को के अधिकारों के मॉडल को मान्यता दी और दिव्यांगों के अधिकारों को संविधान के अनुरूप मौलिक अधिकारों को देने का काम किया। सुगम्यता इसी का एक हिस्सा है। सुगम्यता के बिना आप फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी की कल्पना नहीं दिव्यांगों के लिए नहीं कर सकते। जैसा डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी अभी कह रहे थे, आप शिक्षा प्रशिक्षण, आज डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और ये विकास का एक द्योतक है। अगर शिक्षा ऑनलाइन होनी है, ज़्यादातर कोविड की वजह से ऐसी स्थिति पूरी दुनिया में पैदा हो गई है, तो ऐसे सुगम्यता सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है और एज ए मैटर ऑफ राइट RPWD एक्ट हमको देता है। और इसी कारण बहुत से न्यायालयों के निर्णय आए इस संबंध में और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको विजुलाइज करते हुए सुगम्य भारत कार्यक्रम प्रारंभ किया। सुगम्य भारत के कार्यक्रम का एक हिस्सा और RPWD एक्ट का सुगम्यता एक अभिन्न हिस्सा है। सारी वेबसाइट्स सुगम्य होने चाहिए, हो रहे हैं। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में इसमें बहुत सकारात्मक पहल शुरू की है और सभी वेबसाइट्स को, गवर्नमेंट वेबसाइट्स को इस समय चेक किया जा रहा है, उनकी ऑडिट हो रही है। मैं इस मौके पर एक चुनौती है और उस पर सरकार काम भी कर रही है, मंत्री जी का ध्यान जरूर खींचना चाहूँगा कि ये दीक्षा पोर्टल है और ई-पाठशाला, इसमें बहुत कुछ सुधर गया है, लेकिन अभी कुछ इश्यूज़ हैं एक्सेसिबिलिटी के। तो मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विज़न ली है और माननीय मंत्री जी स्वयं सामाजिक क्षेत्र के एक्टिविस्ट रहे हैं और हमारे संरक्षक हैं, तो वो शिक्षा मंत्री से बात कर इस ओर जरूर ध्यान देंगे। अब बदल क्या गया है, आप ये पूछना चाहती हैं। अगर मैं दृष्टिबाधितों की बात करूं, इस सुगम्यता की वजह से अगर सारे वेबसाइट जो हैं वो सारे सुगम्य हो जाएं, एक्सेसिबल हो जाएं, जो हो रहे हैं, बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं, मैं ये कहूँगा, तो आप ये जानिए कि कोई लिमिटेशन दृष्टि की रह नहीं जाएगी और कोई काम अगर कोई ये कहता है कि ये काम दृष्टिबाधित नहीं कर सकता, वो ऐसा हो नहीं सकता। मैं स्वयं एक वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ, मैं स्वयं कंप्यूटर से काम करता हूँ। आज आप जानते हैं आजकल VC हियरिंग चल रही है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, मैं स्वयं अपने इंडिपेंडेंटली उन VC हियरिंग्स को कर रहा हूँ। ये सुगम्यता की वजह से ही कर पा रहा हूँ। अगर ऐप ये सुगम्य नहीं होते और ये एक्ट में नहीं होता और सरकार की पहल नहीं होती, तो जानिए कि हम इसमें भाग नहीं ले पाते। इसलिए सुगम्यता के माध्यम से दिव्यांगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, चाहे वो लोकोमोटर डिसेबल्ड हों, हियरिंग इम्पेयर्ड हों, उनके लिए जो साइन लैंग्वेज स्पीच हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए साइन लैंग्वेज के लिए भारत सरकार ने जो मंत्री जी के मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने जो पहल की है, वो बड़ी क्रांतिकारी पहल है। सांकेतिक भाषा का रिकग्निशन और उसका प्रवर्धन एक बहुत बड़ी पहल है, वो रिवोल्यूशन ले आएगी हियरिंग इम्पेयर्ड को समावेशित करने के लिए। मैं इस सब के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को बहुत बहुत आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और एक अंत में बात और कहना चाहूँगा कि आपने पूछा था कि राज्यों के साथ किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन जो RPWD एक्ट का है, इम्प्लीमेंटेशन में चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन बहुत सकारात्मक और बड़ी गति से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इस ओर काम कर रहा है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कोविड के दौरान जैसी विषम परिस्थितियाँ थीं और दिव्यांगजन की स्थिति आप समझ सकते हैं, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में
सबसे पहला काम यही किया कि दिव्यांगजनों के लिए दिशा निर्देश सेक्शन 8 के तहत निर्गत किए सभी राज्यों को, किस तरह से दिव्यांगजनों को इस दौरान उनके जीवन की सुरक्षा करनी है। इसके अतिरिक्त और उनका अनुपालन सुनिश्चित किया राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क रख के जी। इसके अतिरिक्त आज की तारीख में हमारे राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का मैं महासचिव हूं, उसकी हैसियत से हमने जितना एक्टिविज्म किया 1980 से लेकर आज तक, आप जानते हैं आईएएस सिविल सर्विसेज के दरवाजे हम लोगों ने खुलवाए, और उस समय भी हमें आज जो वर्तमान राजनीतिक दल सत्ता में है उनका हमें हमेशा सहयोग मिलता रहा है, उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। आज सिविल सर्विसेज के दरवाजे खुल गए, सैकड़ों लोग दिव्यांग आज आईएएस हैं इस देश में, ये समावेश हो रहा है, समावेशी विकास हो रहा है। रुंगटा जी, आपने अपने शब्दों के माध्यम से जो बदलाव की तस्वीर पेश की है उसके लिए मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि जब नेतृत्व संवेदनशील होता है तो वो संवेदनशीलता नीचे तक आती है। हालांकि उसे अलग अलग स्तर तक पहुंचाने की चुनौतियां रहेंगी, अभी भी हैं, लेकिन वो संवेदनशीलता जरूर जागी है कि हम सब दिव्यांगजन की जरूरतों और तभी शोषित वंचित वर्गों की जरूरतों के प्रति भी संवेदनशील हो जाए। और जब हम शोषित वंचित वर्ग की बात करते हैं तो एक आम जन के सामने कुछ ऐसी सामाजिक मुश्किलें भी आती हैं, सामाजिक चुनौतियां भी आती हैं, जिनसे पार पाने के लिए वक्त के साथ बदलाव जरूरी है। इस कमी को या किसी भी समस्या को पहचानना बहुत जरूरी है, और ऐसी एक समस्या है नशाखोरी की समस्या। हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार इस वक्त मौजूद हैं, जो SPYM के फाउंडर हैं। और डॉक्टर राजेश, आप जिस तरीके से नशाखोरी के लिए काम करते आए हैं, लगभग 4 दशक का वक्त हो गया, मैं गलत नहीं हूं तो 4 दशक एक लंबा वक्त होता है। मतलब आपने तब काम शुरू किया जब इस समस्या की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता था। अब आज 4 दशक के बाद क्या हम इस समस्या की नब्ज को पकड़ पाए हैं? नशा से संबंधित जो सबसे बड़ी समस्या है वो परिवार से शुरू होता है। परिवार नकारता है, परिवार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि उसके घर में कोई नशा करता है। इनफैक्ट हम लोग बार बार कहते हैं कि पड़ोसी को पहले पता चलता है, परिवार को बाद में पता चलता है। माँ को सबसे पहले पता चलता है, मगर माँ बताना नहीं चाहती है। अब होता क्या है कि धीरे 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 परिवार उसको छिपाता है। क्यों छिपाता है? क्योंकि उसके साथ एक कलंक जुड़ा हुआ है। उसके साथ परेशानी ये है कि लोगों को पता चलेगा तो लोगों का व्यवहार हमारे परिवार के प्रति कैसा होगा, और इस बीच में वो किसी से संपर्क नहीं स्थापित करता है। और जब वो बहुत नशे में आ जाता है तब जाके वो छटपटाता है कि किसी न कोई हमारी मदद करेगा, तब तक बहुत लेट हो चुका रहता है। तो जो 40 साल पहले जो समस्या थी आज भी हमें वही दिख रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है। और दूसरा जो पलायन हुआ है गाँव से शहरों के लिए, अब यहाँ पे हस्बैंड वाइफ या जो परिवार में दोनों लोग काम करने लग गए हैं। जब वो काम करते हैं तो बच्चा 1 बजे स्कूल से आ जाता है, 2 बजे स्कूल से आता है, उसके बाद उसका दोस्त कौन है कोई नहीं जानता है। पड़ोसी में किसके साथ वो मिलता है, किसके साथ वो काम करता है, किसी को नहीं पता है। तो समस्या ये है कि अब थोड़ा सा इसका स्वरूप बदल रहा है। अब इंटरनेट आ गया है। अब जैसे पहले ड्रग लेने के लिए आपको एक पर्टिकुलर एरिया में जाना होता था, अब आप इंटरनेट से, व्हाट्सएप से, बहुत सारे ऐसे डार्क नेट है, मैं भी उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, उससे आपको आराम से आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। तो समस्या का स्वरूप बदल रहा है। मगर मैं सरकार की तारीफ करना चाहता हूँ कि, और विशेषतः मंत्री जी का, चूँकि मंत्री जी ने आने के बाद अलग अलग सेंटर्स में विजिट करना शुरू किया, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उससे लोगों को नीचे, जो सबसे नीचे तबके पे जो काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि कोई हमें सुन रहा है, हमें देख रहा है। तो सरकार ने 2 नया प्रोग्राम जोड़ा है, और वो ये है जिसको हम लोग कहते हैं पीयर लेड इंटरवेंशन। उसका मतलब ये है कि जो बच्चे नशा नहीं कर रहे हैं वो नशा नहीं करें, क्योंकि आज भी लगभग 99% बच्चे नशा नहीं करते। तो देश का सबसे बड़ा जो चैलेंज ये होना चाहिए कि वो 99% तो नशा नहीं करें, जो 1% करने लग गए हैं उसको वापस हम इस 99% में जोड़ सकें। तो उसमें पूरा प्रोग्राम ये है कि, और ऐसे इलाकों में ये प्रोग्राम शुरू किया गया है जहाँ पे माँ बाप दोनों दिहाड़ी मजदूर हैं, या फिर वो सुबह जाते हैं रात में लौट कर आते हैं, या जिन घरों में वायलेंस बहुत ज़्यादा है। अब देखिए अधिकतर जो महिलाएं हैं
पति से इसलिए नहीं झगड़ा करती, उसको झगड़े करने का कोई शौक है, वो इसलिए झगड़ा करती है, उसको मालूम है मेरे पति का या पूरे परिवार का आमदनी ही 10,000 रुपया या 8,000 रुपया है। अब 8,000 में 3,000 4,000 वो ठेका वाला अगर ले जाएगा तो मेरे बच्चे का खाना मिस हो जाएगा, मेरे बच्चे के स्कूल का फीस का की परेशानी होगी, उसको हम दिवाली में होली में एक कपड़ा खरीद के देते हैं। तो वो औरत इसलिए झगड़ा करती है। जब वो झगड़ा करती है तो हस्बैंड उसे लड़ता है। अब इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? इसका इम्पैक्ट उन बच्चों पे पड़ता है। सरकार बहुत सारा अच्छा काम कर रही है, मगर काम करने के बाद अगर परिवार ही जिसको हम लोग कहते हैं डिसफंक्शनल फैमिली हो गया, अब उस डिसफंक्शनल फैमिली में ये बच्चा अकेला ऐसे ही वो अपरूटेड है, गांव से बाहर आ गया। तो आप लोग कैसे पहुंचते हैं ऐसे बच्चों तो ये तक? जो प्रोग्राम जो शुरू किया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं पीयर लेड इंटरवेंशन, हम उन बच्चों को ट्रेन करते हैं कि आप अपने दोस्तों से बात करो। और जब वो बच्चे अपने दोस्तों से बात करते हैं तो उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। देखिए, हम और आप जितना भी अच्छा बच्चों से बात करेंगे, हम बच्चों की बात नहीं कर सकते। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। चंडीगढ़ पुलिस के साथ हमारी संस्था SPYM ने करीब 4,000 उन बच्चों को, क्योंकि आपको मालूम है पंजाब, चंडीगढ़, इन इलाकों में नशे की समस्या बहुत ज़्यादा है। 4,000 उन बच्चों को जो बच्चे अब स्कूल से बाहर हो गए थे, जो नशा करने लग गए थे, उनको हम लोगों ने निकाला। एंड मैं विशेषतः संजय बेनीवाल जी हैं जो वहाँ के डायरेक्टर जनरल पुलिस रहे हैं, उन्होंने बहुत मदद किया। उन 4,000 बच्चों को वापस स्कूल में हम लोग ले गए। अब ये देखिए, वो जो 4,000 बच्चे थे, अमूमन ये देखा गया कि हर बच्चा, एक बच्चा जो नशा करता है वो साल में 8 से 10 बच्चों को नशे में लेकर आता है। तो उसका एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मंत्रालय ने शुरू किया है। और अगर ये प्रोग्राम पूरे देश के उन वल्नरेबल, और ये सब जगह के लिए नहीं है, इसमें बहुत सिंपल चीज़ें बताई जाती हैं कि आप लाइफ स्किल से जो आपका हुनर जिसको हम लोग कहते हैं, कि आपका दोस्त कौन है, कैसे पहचाने, कौन सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, आपको कैसे पता चलेगा। क्योंकि अधिकतर बच्चों ने, मंत्री जी भी जब आए थे बच्चों से पूछा था, तो उन बच्चों ने कहा था हमें पता ही नहीं चला कि कब हम नशे में आ गए। अब 12 साल 13 साल का लड़का अगर या बच्चा स्मैक ले रहा है और इंजेक्शन ले रहा है, इंजेक्शन के माध्यम से उसको HIV मिल रहा है, एक लड़की जो 14 साल की है, मतलब एक बच्चा पेट में, एक बच्चा साथ में लेकर हमारे ट्रीटमेंट सेंटर में आ रही है, तो कहीं ना कहीं समाज फेल हो रहा है। तो उसको एड्रेस करने के लिए ये जो प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा प्रोग्राम अभी मंत्रालय ने। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप बीमार से नफरत मत करिए, बीमारी से नफरत करिए। नशाखोरी के संदर्भ में PM ने ये बात कही थी। और आपने जैसे बार बार बोला कि बच्चों को लेकर, जबकि हम अमूमन ये मानते हैं कि नशाखोरी तो युवाओं के बीच में एक लत है जो पाई जाती है, लेकिन ये कटु सत्य है आज के दौर का कि बच्चों में नशाखोरी बहुत बढ़ रही है। क्या आपने कुछ राज्यों की भी बात की, क्या राज्य सरकारें इसे पहचान रही हैं? क्या उनके प्राथमिकताओं में, उनके एजेंडे में ये रिफ्लेक्ट होने लगा है? दुर्भाग्य, आई थिंक सिर्फ मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये सिर्फ उनके एजेंडा में है, स्टेट्स के एजेंडा में ये कहीं नहीं है। देखिए, अगर स्टेट अगर करना चाहता, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अल्कोहल बेचने के बाद जितना वो रेवेन्यू कमाते हैं, अगर उसका 2% अगर इसके ऊपर खर्च कर दें, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। बट लोग करने के लिए तैयार नहीं है। और एक बात और मैं बता दूं, ये इंटरनेशनल डिजाइन है। जो नशा है इस देश में, ये इंटरनेशनल डिजाइन है, हम इसको एक्सेप्ट करें या नहीं करें। हम लोगों ने पंजाब का जितना भी सर्वे किया 2001-2002 से, सब में ये हम लोगों ने पाया कि ये ISI या फिर उसके जो सो कॉल्ड सहयोगी जो लोग हैं, वो पंप कर रहे हैं। सिर्फ पंजाब स्टेट अकेला 2,000 करोड़ ISI या ISI जैसे संस्थाओं को पंप कर रहा है। एक छोटा सा स्टेट है, आप सोचिए पूरा कंट्री कितना पंप कर रहा है। इंटरनेशनल प्रॉब्लम है ये। और वो करते क्या है कि देखिए, अधिकतर जो नशा जो लोग करते हैं, जिनको हम पकड़ते हैं, वो क्वार्टर ग्राम है। अब क्वार्टर ग्राम के आधार पे आप उनको पुलिस के पास नहीं ले जा सकते। पुलिस के पास ले जाएंगे, कोर्ट उनको छोड़ देगा। तो और उनको सबको मालूम है कि ये गेम कितना बड़ा है। जैसे मंत्रालय ने जो सर्वे किया, उस सर्वे में 5 करोड़ लोग जो नशा कर रहे हैं, जो स्मैक का नशा कर रहे हैं, अब 5 करोड़ गुणा आधा ग्राम या क्वार्टर ग्राम गुणा 365 दिन। अब आप देखिएगा, तब आपको पता चलेगा हजारों केजीज इस देश में नशा, जो हीरोइन है या स्मैक है, वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो कहां से आ रहा है? राजेश जी, आपने इस समस्या की विकरालता के ऊपर बहुत अच्छे से रोशनी डाली है, लेकिन यहाँ से आगे आपसे बाद में
पूछना चाहूंगी, क्योंकि एक सकारात्मक पक्ष भी है कि बदल भी रहा है भारत, यानी इसको दूर करने के लिए भी प्रयास हैं जो बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, उस पर भी आगे बात करेंगे। मंत्री जी, हम ड्रग नशाखोरी के ऊपर अभी बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, और बता रहे थे डॉक्टर राजेश की किस तरह मंत्रालय काम कर रहा है, किस तरीके के सहयोग की दरकार मंत्रालय को भी है, केंद्रीय मंत्रालय को, कि देश में इस समस्या को हम बड़े स्तर पर निपट सकें। नशा पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। युवाओं को इसकी गिरफ्त से बाहर निकालने के लिए शासकीय प्रयासों के साथ साथ सामाजिक सोच में बदलाव, हमारे जो सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटियों के द्वारा भी इसके लिए आह्वान, वो अलग अलग राज्यों के अलग अलग सेलिब्रिटी हो सकते हैं। जो त्रिपुरा में हमारे सेलिब्रिटी होंगे, वहाँ के युवाओं को वो अगर आगे आके आह्वान करते हैं तो ज़्यादा व्यावहारिक रूप से प्रभाव करेगा। केरला के जो हमारे सेलिब्रिटी होंगे, तो केरला में उन सेलिब्रिटी के आह्वान करने के बाद युवा उनकी बात को आसानी से स्वीकार करेंगे। वो सेलिब्रिटी हमारे कला क्षेत्र से हो सकते हैं, खेलों के क्षेत्र से हो सकते हैं, फिल्मी दुनिया से भी हो सकते हैं, रंगकर्मी भी हो सकते हैं, अच्छे साहित्यकार भी हो सकते हैं, अच्छे कवि भी हो सकते हैं, लेखक भी हो सकते हैं। हमारे विभिन्न धर्मगुरुओं, उनसे भी हमारा, मैं लगातार जब जाता हूँ तो इस बात का प्रयास करता रहता हूँ, वो धर्मगुरु जो हमारे जैन समाज के हों, हमारे बौद्ध समाज के हों, सिख समाज के हों, अल्पसंख्यक वर्ग से हों, धर्मगुरुओं की भी इस बदलाव को लाने में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। देश के वह राज्य, विशेषकर जो सीमावर्ती राज्य हैं, जैसा कि राजेश जी ने उल्लेख किया कि पंजाब का उल्लेख किया, तो चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, जितने बिहार, जितने भी ऐसे जो सीमावर्ती राज्य हैं, इन सीमावर्ती राज्यों में ये बहुत बड़ी चुनौती बनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने कहा कि हम अपने युवाओं को इस गिरफ्त से निकालने के लिए उनको खेलों की तरफ बढ़ें, और इस दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं कि युवाओं को उस राज्य के जो प्रचलित खेल हैं, जैसे बंगाल में और त्रिपुरा में फुटबॉल बहुत लोकप्रिय है जी, तो जिन राज्यों में जिन खेलों के प्रति युवाओं में रुझान होता है, उस तरह के खेलों में उनका भागीदारी उनकी जोड़ी जाए, एक प्रतिस्पर्धा का भाव उनके अंदर जीतने का, और जब उस एक तरफ से ध्यान हटाकर दूसरी दिशा में जब मोड़ा जाता है, तो उससे न केवल राष्ट्र का एक बहुत बड़ा जो नुकसान हो रहा है, हमारा युवाओं का जो है ना कौशल का उपयोग आत्मनिर्भर भारत बनाने में उस दिशा में होना चाहिए। वहाँ होने के बजाय जब नशे की गिरफ्त में युवा जाता है, तो केवल एक परिवार का हित नहीं होता, परिवार के साथ साथ व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो समाज का भी बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। और इसलिए चुनौतियों के व्यापक रूप से लेते हुए देश के 272 ऐसे संवेदनशील जिले, उन संवेदनशील जिलों में एक जागरूकता का विशेष अभियान चलाने का वो एक शुरुआत हो रही है। दूसरे 2022 तक देश के 100 जिलों को नशा मुक्त बनाने के लिए और सरकार, राज्य सरकारों से, एनजीओ से और बाकी सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लेकर कि 100 जिलों को हमको अगले वर्ष तक पूरी तरह से नशा मुक्त बनाना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नशा मुक्त भारत अभियान है, उस नशा मुक्त भारत अभियान में आपने जो बात कही थी, उसमें सबकी सहभागिता उसमें आवश्यक है। फिर चाहे वो राज्य सरकारें हों, फिर चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हों, हमारे विभिन्न समाज के धर्मगुरु हों, युवाओं के भी जो हमारे अलग अलग जो नेहरू युवा केंद्र और ऐसे जो संस्थाएं चल रही हैं, इन सब की भी भागीदारी उसमें बहुत आवश्यक है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो राजेश जी ने कहा कि सबसे पहले माँ को पता लगता है, माँ का ही प्रभाव सबसे ज़्यादा बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में होता है। और अगर बच्चा माँ की बात, माँ अगर प्रभावी ढंग से अपने बच्चों को अगर समझाने का प्रयास करती है, तो सबसे ज़्यादा माँ के ही बातों का असर जो है ना युवाओं के हृदय पर करता है। तो कुल मिलाकर शासन के प्रयासों के साथ साथ समाज की भी उसमें सहभागिता बहुत आवश्यक है, तभी सही मायने में नशा मुक्त भारत अभियान का सपना पूरा होगा। और शासन की जो मंशा है कि 272 संवेदनशील जिलों में जागरूकता के अभियान को विशेष रूप से चलाया जाए और अगले वर्ष तक
100 जिलों को पूरी तरह से नशा मुक्त हम कर सकते हैं। जी, यानी समाज के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को लेकर समाज को आगे बढ़ना होगा। सभी अगर जुड़ेंगे, प्रयास करेंगे तो जाहिर है कि नशाखोरी से भी हम मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ पर आपने माँ की बात की और जाहिर है कि जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, हर रूप में वो भी समाज के विकास में अहम योगदान देते हैं। ऐसे में अगर हम इस आधी आबादी को सशक्त करते हैं तो देश के सशक्त होने की राह भी और पुख्ता हो जाती है। हमारे साथ प्रोफेसर सुषमा यादव भी जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर, आप तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, खासतौर पर जब लैंगिक समानता की बात करें या लैंगिक भेदभाव की बात करें। हरियाणा से हैं आप और हरियाणा तो एक उदाहरण पेश कर रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्घोष वहीं से शुरू हुआ और लैंगिक अगर हम समानता की बात करते हैं तो काफ़ी काम भी हो रहा है, लेकिन ये देश भर में होना चाहिए अगर हम एक बदलाव चाहते हैं। जिस तरीके की सोच के साथ केंद्र सरकार काम कर रही है उसमें आप इस आधी आबादी के सशक्तिकरण की तस्वीर कैसे बदलते देख रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, और सबसे पहले आपका अभिनंदन और दूरदर्शन का अभिनंदन कि आपने सामाजिक सशक्तिकरण को इतने सुंदर और व्यापक तरीके से सबके सामने रखा है। चाहे डॉक्टर अग्रवाल से शुरू किया हो, राजेश जी की बात सुनी, रुंगटा जी की, और माननीय मंत्री जी से तो मैं इतनी प्रभावित हूँ कि अभी कुछ समय हुआ है लेकिन वो अमर ज्योति भी चले गए, वो रुंगटा जी के काम से भी परिचित हैं, वो राजेश जी के काम से भी परिचित हैं, तो ये वहाँ जाने की बात है। इन सब के काम में आधी आबादी महिलाओं की है ही। तो ये जो सब, चाहे वो नशा मुक्ति हो, चाहे वो दिव्यांगजन हो, और प्रधानमंत्री जी ने जो दिव्यांग नाम दिया है, मैं समझती हूँ वो एक अपने आप में बहुत सोचा समझा सार्थक प्रयास है, क्योंकि दिव्यांग मतलब उसकी एक विशेषता जो दिव्य है वो उन्होंने सबके सामने रखी है। महिलाओं में भी एक दिव्यता है और इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा भी है और अपने कार्यक्रमों में भी लाया है, क्योंकि वो माँ के पुजारी हैं, अम्बा के पुजारी हैं, सब जानते हैं, शक्ति के पुजारी हैं, और ये शक्ति महिलाओं में है। ये बात वहाँ से जाती है और उनके कार्यक्रमों में भी जा रही है। जैम जिसकी वो बात करते हैं, जनधन योजना, आधार, मोबाइल, इन तीनों से जिस प्रकार से महिला का जीवन बदला है वो हम सब देख रहे हैं। मुझे याद है 10 वर्ष पहले मध्य प्रदेश के एक ज़िले में, गांव में भी नहीं, एक ज़िले में मैं गई, तो वहाँ जो वंचित वर्ग की महिलाएं थी विशेष तौर पर, उन्होंने कहा हम पैसा जोड़ लेते हैं, हम समूह बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उसे जमा कहाँ करें, हमारे पास वो स्थान नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बना लेते हैं और बैंक में यदि जाते हैं तो हमारे को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अकाउंट खोलने के लिए कोई नहीं मिलता है। और वो इतना बड़ा काम, आप विचार करिए कि वो भोपाल से, सीहोर से यहाँ तक आए और यहाँ भी मुझे खोजना पड़ा कि कौन उनको इंट्रोड्यूस करेगा, और वहाँ के डीसी को फिर हमने कांटेक्ट किया और किसी प्रकार से अकाउंट खुलाया। जनधन योजना ने जिस प्रकार से महिलाओं की ये समस्या हल ही नहीं की है, उन्हें उड़ान दी है। सच में मुझे वो महिला भी याद है, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन कला कौशल जानती है, और वो कहती है मुझे सिर्फ एक अवसर मिलना चाहिए। आप क्या समझते हैं, मैं पूरे विश्व में अपनी कला और हुनर ले जाना चाहती हूँ। तो हुनर हाट के माध्यम से, दस्तकार के माध्यम से उन महिलाओं की जो कौशल है, कला है, उसको उन्होंने एक तरह से उड़ान दी है। और आपने हरियाणा की बात की, मैं हरियाणा के उस ज़िले की एक महिला विश्वविद्यालय की कुलपति रही हूँ 3 वर्ष, जो सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो से प्रभावित था। वेल टू डू है, समृद्ध है, परंतु महिला को नहीं लाना चाहते थे, बच्ची को जन्म नहीं देना चाहते थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2014 में आते ही सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान वहाँ से आरंभ किया सर। और आज मैं सबके सामने ये कहना चाहती हूँ कि उस जिले ने महिला लैंगिक समानता की ओर बहुत सफल प्रयास उठाया है, इतना कि अब वो रेशो जो पहले बिल्कुल घट रही थी लगभग 50% पर आ गई है। और वहाँ की महिलाओं में जो सशक्तिकरण के भाव आया है, वो मैं सच में कहना चाहती हूँ कि अब एक माँ मेरे पास आती है और कहती है कि मैं अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन वो डरती, मुझे कुछ असुरक्षा है। मैंने उसे कहा कि आप उसे एक स्कूटी दिलवा दीजिए। नहीं, स्कूटी तो मैंने उसको दिलवा रखी है, पर उसके बाद भी मुझे कुछ डर लगता है, तो आप मुझे नौकरी अपने यहाँ दे दीजिए ताकि मैं उसे लाऊं और ले जाऊं। पर ये माँ की सोच देखिए। तो इसलिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटा बेटी एक समान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सेल्फी विद डॉटर, जो ये बिल्कुल नए जमाने के विचार हैं, बातें हैं, लेकिन उनसे बहुत बड़ी हो रही है। हर माता पिता के मन में, पिताओं के मन में आया सेल्फी विद डॉटर, और जिस प्रकार से वो फैली, तो बच्चियों में गौरव, माता पिता में उनके प्रति गौरव,
और उनकी शक्ति का एहसास उन्हें स्वयं कराने की जो बात है, इतने प्रोग्राम, चाहे वो सुकन्या समृद्धि हो, चाहे वो विद्या लक्ष्मी हो, इतने सारे उन्होंने कार्यक्रम जो चलाए हैं, वो जो भारतीय भाषाओं में, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में चलाए हैं, तो वो हर भारतीय के मन में घर कर जाते हैं। वो उसे समझ भी पाते हैं, उसके साथ जुड़ भी जाते हैं। और जो ट्रिपल तलाक बिल लाए, वो तो क्रांतिकारी कदम था। वर्षों से इस देश की, वो भी लगभग आधी आबादी, ये सोच रही थी कि क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, क्या हम पर वो कानून नहीं लागू होंगे जो सब पर होंगे। तो वो ला करके उन्होंने एक तरह से समाज के सोच के स्वरूप को बदला है। तो अब तो मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी जो सोचते हैं, तो उनके मस्तिष्क में अवश्य मातृशक्ति होती है, अवश्य नारी शक्ति होती है। वैसे मेरे को उज्ज्वला लगता है में कि भूल ये जो- गई, जी। इतने कार्यक्रम है। जी। उज्ज्वला है कि माँ सबको याद होगी, गांव में धुआं फूंकती, आंसू निकालती, और जब उसके पास गैस का सिलेंडर जा रहा है, तो सच में ये परिवर्तन ऐसा है जो पहले हम सोच ही नहीं पाते थे, कल्पना नहीं कर पाते थे। वही मैं कहना चाहती हूँ सुषमा जी कि वो कहीं ना कहीं सोच पर चोट की गई है, और ये जब सोच बदलेगी तो जाहिर है कि वो आगे एक्शंस में भी नजर आएगी। लेकिन आपने जैसे महिलाओं की बात की, और जब हम बात महिलाओं की करते हैं तो एक परिवार हमारी नजर में सामने आता है, और हमारे परिवार के जो मुखिया होते हैं, जो वृद्धजन होते हैं, उनकी भी मौजूदा दौर में चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। मंत्री जी, मैं आपसे उनके बारे में भी जानना चाहूंगी, क्योंकि वृद्धजन को लेकर कि वो भी हमारा गौरव हैं, वो भी हमारे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, अहम ही नहीं महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनको लेकर सरकार कोशिश कर रही है सोच में वहां भी बदलाव लाया जाए। कहां तक सरकार अपने कदमों के जरिए इसे संभव कर पा रही है? बुजुर्गों का हमारे भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही सम्मानजनक स्थान शुरू से रहा है। और ये कहा जाता है कि जिस परिवार में बुजुर्ग माता पिता, उनको सम्मान दिया जाता है, उस घर के बेटे बेटियां कभी उनको जीवन में निराशा का दृश्य नहीं देना पड़ता है। सीनियर सिटीजन होम की कल्पना वास्तव में आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी सोच बदल रहा है। पहले हमारे यहाँ एकल परिवार हुआ करता था। उस एक परिवार में कई भाई होते थे, साथ रहते थे, चाचा चाची भी साथ रहते थे। और जब एक साथ रहते थे तो 4 भाइयों के बीच में बच्चों को स्कूल भेजना है या उनकी फीस जमा करने जाना है, तो जिस भाई के बच्चे होते थे उसको चिंता नहीं करना होती थी। परिवार का एक भाई बच्चों की शिक्षा दीक्षा की चिंता करता था, उनके वस्त्रों की चिंता करता था। कोई बेटा बच्ची अगर अस्वस्थ हो गई तो उसको इलाज के लिए ले जाना है, ये चिंता करता था। एक भाई पूरे शासकीय कार्य जो परिवार के देखना है वो देखता था। 2 भाई कोई परिवार का व्यवसाय है या कृषि है उसको देखते थे। लेकिन पश्चिमी संस्था का प्रभाव कुछ कुछ जैसे ही हमारे यहाँ बढ़ना शुरू हुआ, और उसमें फिर पृथक पृथक परिवार की तरफ हम बढ़ चुके हैं। जब बढ़ना शुरू किया तो पति पत्नी और बेटा बेटी, बस इतना परिवार हो गया। अब 4 बेटे हैं, लेकिन अब बुजुर्ग माँ बाप किसके साथ रहे? तो ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हमारे जो परिवार से बिछुड़ गए हैं, या जिनका परिवार है वो कोई बेटा बेटी साथ नहीं रखना चाहता। ये समाज की जिम्मेवारी है कि हमारे समाज में बुजुर्गों का सम्मानजनक स्थान रहे, उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके अस्वस्थ होने पर उनकी चिकित्सा की व्यवस्था, और सीनियर सिटीजन ओल्ड एज होम में ये सारी व्यवस्थाओं के साथ उनके मनोरंजन और भजन की ये सारी व्यवस्थाएं भी वहाँ पर की जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठजन दिवस था जी 1 अक्टूबर को। आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय जी वेंकैया नायडू जी के साथ में उस कार्यक्रम में वहाँ पर सरकार के द्वारा एल्डर हेल्पलाइन, सेज पोर्टल और वरिष्ठजन रोजगार पोर्टल, इनका वहाँ पर शुभारंभ किया गया। उसके माध्यम से हमारे बुजुर्गजनों के लिए जहाँ सरकार सीनियर सिटीजन ओल्ड एज होम की व्यवस्थाएं करके उनके रहने खाने दवाओं की बाकी चीज़ों की व्यवस्थाएं जहाँ कर रही है, वहीं इस पोर्टल के माध्यम से, रोजगार पोर्टल के माध्यम से हमारे बहुत सारे निजी क्षेत्र में
ऐसे उद्यमी होते हैं जिनको स्थायी प्रवृत्ति के अनुभवी लोगों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे हमारे जो वरिष्ठ नागरिक सक्षम हैं, जो सेवानिवृत्ति के उपरांत भी और किसी कार्य से जुड़ना चाहते हैं, ये उनके जीवन में ये पोर्टल बड़ा एक बदलाव लाएगा और अपनी क्षमताओं का उपयोग जहाँ वो अपने लिए तो करेंगे ही, वहीं समाज और देश के विकास में भी वो अपना योगदान दे सकेंगे। और जब हमारा ऐसा वरिष्ठ जन लगातार कार्य के साथ में जुड़ा रहता है तो आप देखेंगे कि ना तो उनका स्वास्थ्य खराब होने पाता है, बल्कि उनकी सक्रियता हमेशा समाज के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा देने का ही काम करती है जी। और उस सकारात्मक ऊर्जा से कई स्थानों पर मैंने देखा कि वो उद्यमी जब आते हैं तो अपने ऐसे उनके संस्थान में काम करने वाले जो वरिष्ठजन हैं, उन वरिष्ठजनों से उनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए उनसे बातचीत करने का उनसे लगातार जो प्रयास चलता रहता है, ये प्रयास वास्तव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस परिकल्पना को साकार करते हैं कि जिसमें हमारे समाज के साथ साथ देश के आत्मनिर्भर बनाने में इन वरिष्ठ जनों का भी बहुत आवश्यक है। और हमारे इन वरिष्ठ जनों के लिए सरकार जिस संवेदनशीलता के साथ में ये कदम उठा रही है, ये बहुत सराहनीय है। लेकिन इसके साथ ही साथ समाज में भी और सबके अंदर इस सोच को, ये जागरूकता बहाल लाने की आवश्यकता है कि वरिष्ठजन हमारे लिए आदर और सम्मान की, हमारे परिवार के, देश के आदर और सम्मान के व्यक्ति हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे ये भी जोड़ना जरूरी रहेगा कि सम्मान के साथ साथ उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जैसा आपने कहा कि बच्चे अकेला महसूस करते हैं तो नशे की तरफ जाते हैं, और अगर घर में वृद्धजन हो और हम उन्हें अपने साथ जोड़कर रखें तो ये अकेलेपन की, एकांकीपन की जो समस्या है ये नहीं होगी। और मेरे ख्याल से इससे समाज की भी बहुत सारी समस्याओं का हम हल ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर हम फ्लोर ओपन करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, क्योंकि हमारे पास युवा लोग भी हैं, हमारे साथ कुछ व्यवसाय करने वाले लोग भी हैं और समाज के अलग अलग वर्गों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं युवाओं से। बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ। मैं पूजा चड्ढा, जीडी गोयनका से। मेरा सवाल मंत्री जी के लिए है। 75 साल हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं भारत का, लेकिन अभी तक भारत एक डेवलपिंग कंट्री के तौर पे माना जाता है। कब हम उस टैगलाइन से निकलेंगे, वो डेवलपिंग कंट्री की टैगलाइन? चलिए हम कुछ और सवाल लेते हैं, एक ही साथ जवाब लेते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम वरुण शर्मा है एंड मैं जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में टीचर हूँ, मैथ्स टीचर। एंड मेरा सवाल सर आपसे है, मंत्री जी से। सर, जो पॉलिसीज़ आती हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ सामने आ जाती हैं, कई पॉलिसीज़ सामने नहीं आ पाती, तो उनको उन पॉलिसीज़ के लिए जागरूकता फैलाने के लिए क्या काम चल रहा है? हेलो, आई एम तनिष्का और मैं भी मीडिया स्टूडेंट हूँ। मुझे मंत्री जी से सवाल है। हमारे UNDP के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी, उसमें हमारा देश 131 रैंक पे है इस वक्त, और 2011 पे इससे ज़्यादा कम रैंक पे था, मतलब हमारी रैंकिंग और नीचे गिर गई है। तो आपके इस कैटेगरी में आपके क्या विचार हैं कि हमारी इंटरनेशनल व्यू ये चल रहा है कि हम बहुत ही अंडर डेवलप्ड आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? चलिए, कुछ और सवाल लेने से पहले इन सवालों के संक्षेप में जवाब लेना चाहेंगे। मंत्री जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। दरअसल विकासशील देश हमारा है, लेकिन विकसित होना चाहते हैं, इसीलिए शायद तमाम कदम भी इसीलिए सोच के साथ उठाए जा रहे हैं। एक बात पॉलिसी के ऊपर है सवाल जिन्होंने उठाया कि पॉलिसी के क्रियान्वयन को लेकर, तो क्या जवाब देंगे मंत्री जी? हमारे बहन जी ने जो प्रश्न किया, 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, जब हमारे देश के बारे में पहले विदेशों में जब चर्चा होती थी तो अलग दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज दुनिया भारत को बदले हुए भारत के स्वरूप में देख रही है। आज विविध क्षेत्रों में जो हम चीज़ें बाहर से बुलाया करते थे, आज उनका निर्माण हमारे देश में होने लगा है। रक्षा क्षेत्र को ही हम अगर बात करें तो अत्याधुनिक हथियारों की जब बात आती थी तो अत्याधुनिक हथियार हम विदेशों से बुलाया करते थे, लेकिन आज अत्याधुनिक हथियार भी देश बना रहा है, पनडुब्बी बनाने की दिशा में भी हम बढ़ चलते हैं, और लड़ाकू विमान भी अब हम अपने ही देश में ही निर्मित कर पा रहे हैं। इससे न केवल रक्षा क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हमारे सैनिकों का और हमारे अनुसंधानकर्ताओं का विश्वास बढ़ा,
बल्कि पूरे देश के अंदर एक विश्वास का भाव जागृत हुआ कि आज भारत सामर्थ्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मशीनों के क्षेत्र में भी हम पहले हर चीज़ के लिए विदेशों की तरफ ताका करते थे, लेकिन आज हम अपने यहाँ बना पा रहे हैं। हम वैक्सीनेशन की ही बात अगर करें तो पहले जब पोलियो आया था तो पोलियो के समय को हम दृश्य याद करें कि दुनिया के सारे छोटे बड़े राष्ट्रों में पोलियो का वैक्सीन लग गया था, लेकिन हमारे यहाँ पर 3-4 साल के बाद हमारे यहाँ लगना शुरू हुआ था। ये पहली बार हुआ है कि जब कोविड के लहर के दौरान हमारे देश के अनुसंधानकर्ताओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको प्रोत्साहित करने का काम किया, हमारे देश के चिकित्सकों को, और वैक्सीनेशन हमारे देश में, अपने ही देश में हम बनाने में सफल हुए। और आज लगभग 72-73 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अगर कहीं चल रहा है तो वो हमारे देश में चल रहा है। हमारे देश का युवा जो है ना, हमारे देश का युवा आज अब स्टार्टअप के माध्यम से, स्टैंडअप के माध्यम से इसी तरह के नए नए व्यूज लेकर और निर्माण के क्षेत्र में आगे आ रहा है। ये अब आगे आ रहा है तो भारत सही मायने में आगे आ रहा है। हमारे युवा ने कहा कि बहुत सारी पॉलिसियाँ बनती हैं और लेकिन उन पॉलिसियों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है। आज बदल रहा है, उसमें भी आज परिवर्तन आ रहा है। उस विभाग के साथ ही साथ उस क्षेत्र में काम करने वाले लोग आगे आ रहे हैं और डिजिटलीकरण की तरफ जैसे जैसे देश बढ़ रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में काफ़ी और उसको आगे बढ़ाने की दिशा में प्रोत्साहित करने का काम किया है। हमारा युवा इस दिशा में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और मुझे लगता है कि डिजिटलीकरण ने हमारे देश के लोगों की जीवन शैली में एक बड़ा परिवर्तन लाया है। और पहले मतलब इस तरह की बात हुआ करती थी, लेकिन आज प्रचार प्रसार की दृष्टि से भी हम काफ़ी आगे निकल रहे हैं। बीच में कुछ थोड़ा सा कोविड का दौर आया, जो बिटिया ने बात कही। कोविड के दौरान बहुत सारी चीज़ों ने हमारी जीवन शैली में सब हमको सारे देश ने वो दृश्य देखा, पूरी दुनिया ने भी देखा, लेकिन हमने उससे भी उबर करके और इस कोविड के कठिन दौरान भी हमारे देश की एक और जहाँ हमारी युवा बेटियों ने और बहुत सारे तरह तरह के नए नए स्टार्टअप के माध्यम से और न केवल खुद के अपने काम को बढ़ाया, बल्कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी दूसरे युवाओं को रोज़गार देने का काम किया। वहीं हमारे मातृशक्ति के द्वारा और जो निर्माण किया जाता है, उस निर्माण को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज अगर आंध्र प्रदेश में हमारे कोई महिला स्व सहायता समूह है, वहाँ पर कोई वो निर्माण कर रहे हैं, तो उनके द्वारा निर्मित वस्तुएं हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहीं पर भी बेच सकते हैं। और केवल देश के एक कोने से दूसरे कोने में नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे राष्ट्रों में भी और बेचने की सुविधा का लाभ मिला है। और उसको हमारे देश की युवा बेटियों ने भी और हमारी मातृशक्ति ने भी उस सब का लाभ लेकर न केवल अपने आप को जो है ना परिवार के लिए अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं से परिवार को आर्थिक दृष्टि से सामर्थ्यवान बनाने का काम किया, उसके साथ ही साथ देश के भी आर्थिक विकास के उसमें योगदान देने में हमारी बेटियां। और मुझे लगता है कि जब हम इस तरीके से बात करते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, समाज के अलग अलग लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर जो विकास है उसमें मानव विकास सूचकांक सुधरने के भी अवसर हमारे सामने होते हैं। इसलिए इससे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है कि जो बदलाव है वो जमीन पर किन किन स्तर तक छू सकता है और उसको सकारात्मक उसका प्रभाव डाल सकता है। बहुत संक्षेप में सुषमा जी, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगी जी। बस एक तो मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये इंडेक्स हम लोगों का बनाया हुआ नहीं है। आप जानते हैं इंटरनेशनल इंडेक्सेस हैं, उनके पैरामीटर्स अलग होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि भारत तभी विकसित होगा जब उन इंडेक्सेस पे, मैं चाहती हूँ भारत अपना इंडेक्स बनाएगा और तब भारत अपने आप विकसित राष्ट्रों में आएगा जी, और ये शीघ्र होगा। अब हम ऑडियंस के कुछ और सवाल लेना चाहेंगे जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार, मैं अनुराग गोयल, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल गाजियाबाद से। मेरा सवाल मंत्री जी से कि अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ को, तो इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज एंजॉय करता है। वी हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ यूथ, जो कि एक शक्ति है हमारे लिए। पर ड्रग एडिक्शन का प्रोग्रेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो एडवांटेज है कहीं ख़त्म ना होने लग जाए हमारे देश के? जी नमस्कार, मेरा नाम मनीषा श्रीवास्तव है, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। हम यहाँ समाज सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, नशाखोरी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे चलते हैं। अच्छा, इन सब का बेस क्या है? शिक्षा,
शिक्षा मानते हैं कि शिक्षा देश में बहुत आगे बढ़ रही है, पर शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है आज के टाइम में कि हर एक आम जनता के लिए ये शिक्षा पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया। और अगर हम कह रहे हैं कि हम घर घर शौचालय जैसे पहुंचा रहे हैं वैसे शिक्षा पहुंचा रहे हैं, तो हर चौराहे पे बच्चे क्यों लेबर चाइल्ड बने हुए हैं? ये सारे मुद्दे बच्चे भीख मांग रहे हैं आज भी। अगर शिक्षा आगे बढ़ रही है तो ये कुछ मुद्दे हैं जिन्हें आगे बढ़ाइए शिक्षा के लिए। जी, और सवाल। देखा जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि अभी भी ना कुछ कंपनीज में रेशो है, इतनी फीमेल होंगी और इतनी मेल होगी, उसके बाद भी हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बट वो रेशो के बाद भी प्रेफरेंसेस हमेशा मेल कैंडिडेट को दी जाती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो उसके आपके क्या विचार हैं? जी, और सवाल। जी पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम शिखा यादव है, मैं जीडी गोयनका स्कूल से हूँ। आई एम एन एजुकेशनिस्ट। मेरा सवाल मंत्री जी से है। आपने बताया बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं दिव्यांगों के लिए। मेरा सवाल है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, स्पेशली बेसिक एजुकेशन के क्षेत्र में, किन नीतियों और योजनाओं पर काम किया जा रहा है और आपके प्रयास कहाँ तक सफल हुए हैं? नमस्कार, मैं बबीता चौधरी, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल गाज़ियाबाद से। मेरा प्रश्न सुषमा जी से है। अभी बात हुई थी सोच पे चोट की। अगर मैं लॉकडाउन में देखूं तो सबने सुना होगा कि पेरेंट्स फीस नहीं दे रहे हैं या बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो जब उनसे बात की गई, और अगर घर में बेटा और बेटी दोनों विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो जब फ़ीस की बात हुई तो बेटों की फ़ीस आ गई है और बेटियों की नहीं आई है। तो उस सोच पे चोट आप कैसे करेंगे? जी, हमारे साथ राजेश जी भी हैं डिक्की से, दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर राजेश पासवान। मेरा कोई सवाल नहीं है, कुछ टिप्पणी के रूप में है। और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, प्रोफेसर सुषमा जी ने और हमारे सारे पैनलिस्ट ने कहा सामाजिक सशक्तिकरण के बारे में, और ख़ास करके सोच के ऊपर, सोच बदलने के बारे में जो बातें कही गई, मुझे लगता है कि ये जो सोच का बदलाव जो है, सामाजिक सोच का बदलाव, ये बहुत बड़ा की पॉइंट है। और सबके लिए, चाहे वो दलित हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो दिव्यांग हों, चाहे वो नशाखोरी वाले जो व्यक्ति हों, सबके प्रति समाज की एक अलग किस्म की पूर्वाग्रह वाली सोच मौजूद रहती है। और उसके खिलाफ लड़ना किसी सरकारी मशीनरी का काम नहीं है, उसके खिलाफ लड़ना समाज का काम है। सरकारें नियम कानून बना देती हैं, लेकिन समाज की सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक उन नियम कानूनों को अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। जैसे कि जैसा आपने बताया, मैं 2009 से डिक्की के एज एडवाइज़र के तौर पर, एज रिसर्चर के तौर पर मैं जुड़ा रहा। मैंने बहुत सारी पॉलिसीज़ को देखा है। जैसा सर ने जिक्र किया स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स का। पहले बैंक को दलित जाते थे तो उनको भगा देते थे लगभग, लेकिन स्टैंड अप इंडिया स्कीम के द्वारा हर बैंक को बाध्य कर दिया गया कि आप SC ST और एक वीमेन को आपको लोन देना ही देना है। तो ये जो बाध्यकारी कानून बनाया गया इस सरकार द्वारा, और इस बेहतरीन जो कहते हैं, और इसके साथ मुझे लगता है सब लोग जुड़े भी हैं और कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार का ये जोर है, दबाव है कि नतीजे आने चाहिए, परिणाम आने चाहिए। जी, यहाँ पर हम सवाल बहुत सारे हैं। डॉक्टर राजेश, यहाँ पे कुछ जवाब ले लेते हैं। मंत्री जी, आपसे भी सवाल उठाए गए हैं कई सारे। मुझे सबसे पहले तो प्रसन्नता इस बात की है कि ऑडियंस से जो बात आती है, ये वास्तव में समाज की प्रतिध्वनि होती है। समाज क्या सोचता है, किस तरह से सोच रहा है। नशे के बारे में आपने बात की। जैसा मैंने पूर्व में बताया था कि नशा हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक कहावत सुनते थे पहले कि शिवाजी तो होना चाहिए समाज में, लेकिन शिवाजी हर माँ बाप चाहता था घर में नहीं, बाजू वाले घर में होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा बेटा अगर शिवाजी बन जाएगा तो फिर घर का वो चलाएगा कौन आगे चलकर। नशे की जो चुनौती है, नशे की चुनौती का जो सामाजिक सोच, जब तक हम इस संबंध में सामूहिक रूप से जब तक इसमें बदलाव लाने के लिए नहीं खड़ा किया जाएगा, तो सिर्फ शासकीय प्रयासों से या भय से कभी जो है ना नशे की आदतों को खत्म नहीं किया जा सकता है। कई नशे केंद्रों पर मैंने जाकर देखा कि जब उन बच्चों को नशे की आदत लग जाती है, आप उनकी शर्ट खुलवा कर देखना तो दोनों हाथ इस तरह से कटे हुए मिलेंगे उनको, क्योंकि जब उसकी तीव्रता बढ़ती है, नशा नहीं मिलता, वो तीव्रता बढ़ती है, तो वो युवा अपने स्वयं के शरीर का अहित करने से भी चूकता नहीं है। वो
माँ बाप जब बच्चों को इस हालत में देखते हैं, कोई माँ बाप नहीं चाहता है हमारा बच्चा नशा करे, लेकिन कई बार ऐसी भी दृश्य देखने में आया कि जब बच्चा इस तरह से पागलपन की हद से गुजरने लगता है, माँ बाप उसको एक कमरे बंद कर देते हैं, लेकिन उसका जब चीखना चिल्लाना नहीं देखा जाता है तो वही फिर उसको लाकर नशे की व्यवस्था करते हैं। माँ बाप को ये लगता है कि उस बच्चे के कारण जब माँ बाप घर से बाहर निकलते हैं तो लोगों की कटाक्ष भरी नज़रें जो है ना, वो उनके लिए हृदय में कितनी पीड़ा देती हैं, उस पीड़ा का अनुभव केवल वो माता पिता ही कर सकते हैं। कई बार उनके बहुत नज़दीकी रिश्तेदार भी कि उस घर में नहीं जाना, भाई उनका बेटा जो है ना या उनकी बेटी जो है ना बहुत ज़्यादा नशा मतलब करती है, तो उस परिवार का वातावरण कैसे होगा। तो वो वास्तव में उस केवल घर की अकेली चुनौती नहीं है, ये एक सामूहिक जिम्मेवारी समाज की है, और इसमें सबको जो है ना, सबके सहयोग के बगैर ये बुराई हमारे यहाँ से समाप्त नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, ये एक सामाजिक बुराई है, और मंत्री जी ने जैसा कहा कि इसको सबको मिलकर ही इसको दूर करना होगा। लेकिन यहाँ पे मंत्री जी एक आपसे सवाल का जवाब मैं चाहूंगी। हालांकि शिक्षा के ऊपर जो सवाल पूछे गए वो अलग परिप्रेक्ष्य में पूछे गए, लेकिन मैं उसको सामाजिक सशक्तिकरण के साथ जोड़कर पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपका मंत्रालय समाज के उन वर्गों के लिए स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम्स चलाता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। किस तरीके से ये छात्र भी इसका फायदा उठा रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि ये जब युवा छात्र ये स्कॉलरशिप्स लेते हैं तो ये किस तरह अपना भविष्य संवारते हैं? छात्रवृत्ति की योजना पहले से भी चल रही थी, लेकिन 2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद छात्रवृत्ति के माध्यम से जो हाशिए पर खड़े लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, ऐसे सारे लोगों तक वो छात्रवृत्ति पहुँचे और वो उसका लाभ ले सकें। पहले ये होता था कि वो छात्रवृत्ति स्कूलों में भेजी जाती थी और वहाँ से फिर वो कैश के माध्यम से उनको बांटी जाती थी, लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा संशोधन ये किया गया कि केंद्र से छात्रवृत्ति सीधी डीबीटी के माध्यम से उस छात्र के अकाउंट में जाएगी सीधी। पहले जाती थी तो उसको पूरी राशि उसको नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब जो व्यवस्था की गई डीबीटी के माध्यम से छात्र के खाते में सीधी जाएगी। अब छात्र उस छात्रवृत्ति से न केवल अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर सकते हैं, बल्कि जो परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता था वो सारी परेशानियों से भी वो बच सकेंगे। इसमें 60% केंद्र, 40% राज्य, और राज्यों से ये बोला गया है कि आप अपनी जैसे ही राशि अपनी डालेंगे, हम यहाँ से बटन दबाएंगे, केंद्र की 60% राशि 1 सेकंड में उन बच्चों के खाते में सीधी उनके खाते में पहुँच जाएगी। एक तो उसको रोकने का काम किया गया। हमारी बहन जी ने एक प्रश्न किया था कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए, उस शिक्षा के लिए सरकार बहुत सारे वो प्रयास कर रही है, लेकिन उसका लाभ कैसे प्रभावी ढंग से मिल सकता है। भारत सरकार के द्वारा सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये जो इस प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से, और हमारे जो छात्र हैं जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए सांकेतिक भाषा लिपि, और इस सांकेतिक भाषा लिपि के माध्यम से एक पूरे देश में एक ही सांकेतिक भाषा बनाई गई। हर राज्य की पहले अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन ये सांकेतिक भाषा लिपि बनाए जाने से आज छात्रों को बहुत सुविधा हो गई, और 10,000 शब्दों का एक डिक्शनरी बनाई गई। उस डिक्शनरी का प्रयोग करके जो बोल नहीं पाते छात्र, जो सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए काफ़ी सुविधा का लाभ मिला। ISL-RTC और NCERT के द्वारा संयुक्त रूप से जो हमारे पहली कक्षा से लेके और 5वीं कक्षा तक के लिए, और उनका ई रूप में जो है ना पुस्तकों का अनुवाद किया गया। इसको आगे चलकर 12वीं कक्षा तक हम लोग करने वाले। 23 सितंबर को अभी हमने इसका लोकार्पण करके पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक की पुस्तकों का उसमें अनुवाद कर दिया है। इससे आने वाले समय में ये हमारे दिव्यांग छात्रों की पढ़ाई में काफ़ी सुविधा इनसे हो सकेगी। महत्वपूर्ण पहल है मंत्री जी। और उनके लिए भी छात्रवृत्ति जो है ना सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में जाने लगी है। तो अब शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव उसके कारण से देखने को आने वाला है। सुषमा जी, कुछ सवाल आपसे पूछे गए थे, आप संक्षेप में बताना चाहेंगे? संक्षेप में बताऊंगी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें, कल ही मैं लगभग 60 कॉर्पोरेट ऑफिशियल्स, विमेन ऑफिशियल्स के एक प्रोग्राम में गई थी, और वहाँ बैरियर्स की हमने बात की, सीलिंग की बात की। सरकार ने वो बैरियर्स तोड़ दिए हैं, ग्लास सीलिंग खत्म हुई है। अब रक्षा मंत्री,
वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, जो पहले महिलाएं नहीं बनी थी वो हमारी महिला मंत्री बनी हैं, और ये ज़रूर वहाँ जाएगा, परकुलेट डाउन होगा। देखिए पहले विज्ञान में डॉक्टर, इंजीनियर आप देखते तो पुरुष दिखते थे, अब कितनी महिलाएं दिखती हैं। जल्दी ही कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी अब वो CA/CS बनने लगी हैं, वो वहाँ भी जाएंगी और वो भी बदलाव आएगा। हम ट्रांजिशन में हैं और बहुत तेज़ गति से बदल रहे हैं। और तीसरा सवाल डायरेक्ट मुझसे नहीं है, लेकिन मैं शिक्षा वाला बात थोड़ा सा करना चाहूँगी, क्योंकि इस समय मैं UGC की सदस्य भी हूँ। तो एक तो दीक्षा पोर्टल की बात रुंगटा साहब हमने सुन ली है, और उसको ज़रूर आप बताइएगा, जो सुझाव होंगे उसको ठीक करवाएंगे। और जो नई शिक्षा नीति, नहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आ रही है, वो इस बार अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात कर रही है, उन बच्चों की बात लेकर आई है जो अब घर में भी नहीं पढ़ सकते, सड़क पे काम करने वाली महिला का बच्चा है, उसके लिए भी वो सुविधा उपलब्ध होगी। बाल भवन के रूप में जो अभी तक आंगनवाड़ी क्षेत्र थे, उनको उन बच्चों के लिए प्रयुक्त किया जाएगा जिन बच्चों के घर में कोई डिजिटल इक्विपमेंट्स नहीं है या वो माहौल वातावरण नहीं है, वहाँ उन बच्चों के लिए वो वातावरण दिया जाएगा। और पहली बार जो मातृभाषा में शिक्षा की बात आ रही है, बच्चे का जो विकास मातृभाषा में पढ़कर होगा, और खेल खेल में पढ़ाने की बात, विशेष तौर पर प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाओं की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आई है। तो वो अवश्य ही प्राथमिक शिक्षा से लेकर और उसको को करिकुलर और करिकुलर और गेम और गेमिंग और रोचक तरीके से पढ़ाने की बात से मुझे लगता है हमारे शिशु भी, हमारे युवा भी एक अलग प्रकार के नागरिक बनकर निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे शब्दों में इन सब बातों को सामने रखा। और जो आप फीस की बात कर रहे थे कि बेटों की फीस आती है, बेटियों की नहीं, आपका ये सवाल उठाना, और मेरे को लगता है स्कूल्स की तरफ से ही इस सवाल को उठाया जाना चाहिए, जिम्मेदारी सारी सरकार पर नहीं डालनी चाहिए कि इसको उठाएं इस सवाल को कि बेटों के साथ बेटियों की भी फीस आए, वरना बेटों के भी हम क्यों स्वीकार करें। बदलाव के लिए बहुत कदम उठाए जा सकते हैं। यहाँ पर टाइम थोड़ा कम है। ममता जी, इस समस्या को मैंने भी देखा है। मोबाइल भी 2 हैं तो पहले बेटे को देते हैं वो डिजिटल एजुकेशन के लिए, लेकिन ये भी बदलाव आ रहा है, अभी दे रहे हैं, कुछ समय के बाद देखना वो बेटे को कहेंगे तुम काम कर लो, बेटी को मोबाइल दे देंगे क्योंकि ये आशा और विश्वास भी बेटियों में अब माता पिता का जग रहा है, तो वो परिवर्तन अवश्य आएगा। बिल्कुल, यहाँ पे वक्त थोड़ा कम है, इसलिए बहुत संक्षेप में कंक्लूडिंग कमेंट्स लेते हैं मेहमानों से। डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल, आपसे शुरुआत करते हैं। आई थिंक हम लोग, जैसे हम आगे की बात कर रहे हैं कि अगले हम लोग 2022 से लेके अब आगे की जब बात करें, तो मेरे को लगता है एक अच्छी शुरुआत है। और जैसे मैंने बताया कि अगर दिव्यांग लोगों के सशक्त आत्मनिर्भर बनने में, जैसे स्कूलिंग से लेके जो अभी जैसे मैडम बता रहे थे सुषमा जी की नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें विशेष ध्यान रखा गया है दिव्यांग लोगों का और उनके इंक्लूजन के लिए, उनके और डिफरेंट दिव्यांग, जैसे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें, स्पेशली चाइल्ड विद ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, और उनके बारे में भी विशेष ध्यान रखा गया। तो आई थिंक ये अच्छी शुरुआत है। और उसी तरह से स्किल एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा जो है मार्केट दिव्यांग लोगों के लिए तैयार हो गया है। तो आई थिंक हम सब ईश्वर कृपा से उस तरफ बढ़ रहे हैं कि हर दिव्यांग अब आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर बन जाएगा। जी डॉक्टर राजेश, मैं आपसे फाइनल कमेंट्स में ये समझना चाहूँगी कि इलाज के लिए लोग आगे आए, ड्रग डी एडिक्शन करें, बदलाव संभव है, ये संदेश आपके इन शब्दों में। सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो इंडिया में 2 तरह के ट्रीटमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं। एक जो प्राइवेट है, वहाँ पे पैसा भी लिया जाता है, मारपीट भी किया जाता है। जो मंत्रालय के द्वारा, सोशल जस्टिस मंत्रालय के द्वारा जो ट्रीटमेंट सेंटर्स चल रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें सारे मानवीय अधिकार को ध्यान में रख के उनका इलाज होता है। तो अगर कभी आपके पास ऑप्शन है 2 में 1, तो प्लीज़ सरकारी जो ट्रीटमेंट सेंटर्स है वहाँ पे जाएं, नंबर 1। नंबर 2, कोई ज़रूरी नहीं है सबको आपको एडमिट ही करना पे, आउटडोर ट्रीटमेंट का भी प्रोविज़न है, उससे भी चीज़ें हो सकती हैं। और तीसरा, अगर ट्रीटमेंट से अगर वो बाहर निकल कर आ रहे हैं, तो एक मेंटरिंग ग्रुप होता है जिसको हम लोग नार्कोटिक एनोनिमस या अल्कोहलिक एनोनिमस करते हैं, उसके साथ जुड़े तो फिर वो ट्रीटमेंट सस्टेन होता है। अगर इसमें कहीं शॉर्टकट है तो फिर रिलैप्स बहुत इनविटेबल है, बहुत जल्दी रिलैप्स होता है। और रिलैप्स 1-2 बार होने के बाद परिवार को भी लगता है, उसको भी लगता है मेरा इलाज नहीं हो सकता है। हमारे अपने SPOIM ट्रीटमेंट सेंटर्स में ऐसे भी लोग हैं जो 8-8 बार ट्रीटमेंट करवाने के बाद आज बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हैं और बहुत अच्छी जगहों पे हैं। तो हारना नहीं है, क्योंकि हार गए तो बहुत मुश्किल है और इलाज संभव है और इलाज मानवीय तरीके से संभव है। जी रुंगटा जी, आपके कंक्लूडिंग कमेंट्स। मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे शिक्षण के क्षेत्र में हो
प्रशिक्षण के क्षेत्र में हों, रोजगार के क्षेत्र में हों, उनका लाभ उठाते हुए और RPWD एक्ट के तहत जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं उनको उनका सहारा लेते हुए सरकार के साथ समाज की पूर्ण सहभागिता से जो एक यात्रा विकास की, दिव्यांगों के विकास की, दिव्यांगों के आत्मनिर्भरता की प्रारंभ हुई है, उस यात्रा को अंतिम मंजिल तक ले जाना और शीघ्र ले जाना बहुत संभव है, जहां दिव्यांगों के लिए समानता का अधिकार एक मिलेज नहीं होगा, मीनिंगफुल समानता का अधिकार मिलेगा, जहां दिव्यांग पूर्ण भागीदारी समाज की संरचना में, राष्ट्र निर्माण में अपनी कर सकेगा, न कि राष्ट्र पर एक बोझ बने जी। और जहां समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो अपने दायित्वों का भी निर्वहन कर सकेगा। सुषमा जी। मैं दो तो सुझाव देना चाहती हूँ। एक तो ये कि जल्दी ही जो जेंडर इंक्लूजन फंड की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है वो प्रारंभ हम करें और महिलाओं की जिस प्रकार से प्रगति बढ़ रही है वो बढ़ती जाए। सीनियर सिटीज़न होम्स ना बनाए जाएं, आश्रय सामाजिक घर का नाम दे दें उनको, जहां सीनियर सिटीजन्स भी हों और वो बच्चे भी हों जिनके माता पिता नहीं हैं, तो वो एक पूरा परिवार बनेगा। और महिलाओं की प्रगति की दिशा में मैं दो पंक्तियां सिर्फ कहना चाहती हूं और मुझे लगता है ये इस सरकार का ध्येय वाक्य भी है जो बहुत प्रसिद्ध हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो जीवन का सुंदर समतल सरकार और समाज उन्हें दे तो वो अवश्य पीयूष स्रोत सी इस भारत के जीवन को सुंदर करेंगी। जी मंत्री जी, सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर आप आज देश को कैसे आश्वस्त करते हैं? आज की इस चर्चा के माध्यम से जो बातें सामने आई हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से जो कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में मैंने अपनी चर्चा के दौरान काफ़ी बिंदु सामने रखे। मुझे एक चीज़ की बहुत प्रसन्नता है कि आप लोगों के द्वारा जो प्रश्न उठाए गए उन प्रश्नों के संबंध में हमने और हमारे साथियों ने जो जानकारी यहाँ पर आप सबके समक्ष रखी। सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने की जब बात करती है, हम आत्मनिर्भर भारत की जब बात करते हैं तो उसमें सबका साथ लेते हुए सबका विकास करने की बात और उसमें सबका विश्वास जोड़ते हुए सबके प्रयासों से देश को आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के बारे में मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के सभी दूर दूर तक ये बात पहुंचे कि जो हमारे 0 से और 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उन बच्चों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के माध्यम से एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है। लगभग 6-6.5 लाख रुपए का खर्च आता है। हर गरीब माँ बाप इतना खर्च नहीं उठा सकते हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से इसको शुरू कराया मंत्रालय के द्वारा लगभग 3,500 से ज़्यादा बच्चों के और ये सफलतापूर्वक इम्प्लांट सर्जरी हुई, उसके बाद वो बच्चे बोलने और सुनने लगे हैं। जब वो बच्चा पहली बार बोलता है तो माँ बाप के चेहरे पर जो प्रसन्नता के भाव आते हैं जी, उनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और वो बच्चा जब आज बोलना और सुनना शुरू कर देता है तो यही बच्चा आगे चलकर हमारे देश के विकास में न जाने समाज जीवन के किस क्षेत्र में, कहीं वो अवनी लखेरा बन के, कहीं वो भावना पाटिल बन के और कहीं और हमारे ऐसे दिव्यांग साथियों के समान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम गौरवान्वित करने का काम करते हैं। सरकार के द्वारा सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, इस मूल वाक्य को लेकर सरकार जो प्रयास कर रही है उन सारे प्रयासों में समाज की सहभागिता जुड़े और ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से समाज से जो ध्वनि निकल के आती हैं उन ध्वनियों से भी हम लोग बहुत कुछ ग्रहण करते हुए उसको अपने इम्प्लीमेंटेशन उसमें जोड़ते हुए हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है।
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की जब बात करते हैं तो उस आत्मनिर्भर भारत में हर व्यक्ति का योगदान जोड़ने की बात करते हैं। और इन 2 लाइनों के साथ में हम अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या सोचते हैं। वो जो कहते हैं वो कि मैं बड़ी सावधानी से अपना कदम उठाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पीछे समाज आ रहा है और वो समाज ये कहता है मैं तेरे जैसा ही बनना चाहता हूँ। ठिठुरती ठंड में, तपती धूप में, बरसते बादलों में, बर्फों के बीच में मैं बरसों के लिए बना रहा हूँ समाज को, जो समाज मेरे पीछे आ रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ पर ये जरूर कहा जा सकता है कि इस मंच से जो आवाजें उठी हैं और जो संदेश किया है सामने, वो ये कि समाज बदल रहा है, उसके साथ देश बदल रहा है, लेकिन इसे बदलने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ समाज के हर जन को उठानी होगी, तभी बनेगा हमारा समाज और देश सशक्त। इसी के साथ हमारे सारे पैनल का, सभी मेहमानों का, माननीय मंत्री जी का और साथ ही सभी ऑडियंस का भी यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। डीडी कॉन्क्लेव के इस अंक में आज बस इतना ही। नमस्कार।